हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में 20 फरवरी को विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कल भी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे, हम कल बताए थे कि 50 क्वेश्चन तैयार किए हैं। अगर आप लोग इसे तैयार कर लेते हैं तो साइंस यानी विज्ञान में एक भी प्रश्न सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं छूटेगा, यह मेरा गारंटी है। तो कल भी हम लोग क्वेश्चन को देखे थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन विज्ञान का, जो कि मात्र 25 क्वेश्चन ही कल देख पाए थे, और अभी के इस क्लास में फिर से हम लोग 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन कल बताए थे और 25 क्वेश्चन अभी बताएंगे। अगर ये 50 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन साइंस यानी विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हम कल बताए थे, यानी 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन हम कल बताए थे। तो यहाँ पर हम सीधे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हम कल बता दिए थे। सीधे चलते हैं यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर ये 21 नंबर है, 22 नंबर, 23 नंबर और ये 24 और ये 25 नंबर तक हम कल बता दिए थे। अगर आप लोग ये सभी क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या जाकर हमारे चैनल पर देख लीजिएगा, या सर्च भी कर लीजिएगा साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आप लोग को मिल जाएगा। यह प्ले लिस्ट भी हम बना दिए हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। बताना है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है। इसका आंसर है कि जल किसी अम्ल के विच्छेदन में सहायक होता है, जिससे हाइड्रोनियम यानी यहाँ पर H3O+ आयन उत्पन्न होता है। जल की अनुपस्थिति में आयन उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, जो कि पूछा गया था कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो जल किसी अम्ल के विच्छेदन में सहायक होता है, जिससे हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होता है। जल की अनुपस्थिति में आयन उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विरंजक चूर्ण किस प्रकार तैयार किया जाता है। विरंजक चूर्ण किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बूझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से होती है। विरंजक चूर्ण का निर्माण, यहाँ पर विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बूझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से होती है, जो कि यहाँ पर दर्शाया भी गया है, देख सकते हो। उसके बाद है कि बड़ी मात्रा में इसके निर्माण के लिए एक विशेष टावर में हापर से शुष्क बूझा हुआ चूना डाला जाता है। नीचे से क्लोरीन गैस तथा गर्म वायु प्रवाहित करते हैं। क्लोरीन ऊपर तक पहुँचते पहुँचते पूर्णतः अवशोषित हो जाती हैं और बूझा हुआ चूना यानी विरंजक चूर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। बताना है कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो इसका आंसर है कि अंतर आयनिक आकर्षण के कारण आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अंतर आयनिक आकर्षण के कारण आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अयस्क और खनिज में क्या अंतर है। बताना है कि अयस्क और खनिज में क्या अंतर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अयस्क का परिभाषा देख लेते हैं। तो अयस्क है कि जिन पदार्थों खनिजों से धातु का निष्कर्षण सरल हो, यानी आसानी रूप से निकाला जा सकता है, उसे अयस्क कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट होता है। और खनिज का परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर खनिज धातु के प्राकृतिक यौगिक के रूप को खनिज कहते हैं। अधिकांश धातुएं हमें खनिजों के रूप में ही प्राप्त होता है। अधिकांश धातुएं हमें खनिजों के रूप में ही प्राप्त होता है। जैसे तांबा हमें पैराइट या क्यूपैराइट से प्राप्त होता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था 29 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है,
मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु बनाने के दो फायदे क्या हैं। यहाँ पर बताना है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं और मिश्र धातु बनाने के दो फायदे क्या हैं। तो इसका आंसर है कि किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ मिलकर बना सामग्री मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ मिलकर सामग्री मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। जैसे यहाँ पर रोज मेटल, पीतल, स्टील और कांसा आदि हैं। मिश्र धातु बनाने के फायदे एक नंबर हैं कि यहाँ पर संक्षारण रोगी और दूसरा है यहाँ पर उपयोगिता बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, यही बताना है। तो इसका आंसर है कि धातुएं क्रियाशील श्रेणी में H यानी हाइड्रोजन से ऊपर जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ तो कुछ भाप के साथ भी अभिक्रिया करती हैं। क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो धातुएं क्रियाशील श्रेणी में H यानी हाइड्रोजन से ऊपर जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं और कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया तो कुछ भाप के साथ भी अभिक्रिया करती हैं। यह भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दे अथवा उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण दे। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया है कि जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर देख सकते हो, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का यहाँ पर फार्मूला भी लिखा गया है, आप लोग याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह के सवाल पूछा जाता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर फार्मूला लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 33 नंबर, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताए। यहाँ पर लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताना है। तो इसका आंसर है यानी उत्तर है कि जंग से बचाने के तरीके इस प्रकार हैं। पहला नंबर यहाँ पर उपाय लिखा गया है कि तेल या गिरीस की परत लपेट कर, यहाँ पर यदि लोहे पर तेल या गिरीस की, यहाँ पर यादी होना चाहिए, यदि लोहे पर तेल या ग्रीस की अस्तर जमा दे तो नम वायु लोहे के संपर्क में नहीं आ पाती हैं, जिससे जंग नहीं लगता है। मशीनों के पुर्जों पर ऐसा ही किया जाता है। और दूसरा उपाय लिखा गया है यहाँ पर कि एनेमल से लोहे की सतह पर रंग रोगन की अस्तर जमा कर जंग पर नियंत्रण पाया जाता है। और यहाँ पर बसों, कारों और स्कूटर, मोटरसाइकिल, खिड़कियों, रेलगाड़ियों आदि पर एनेमल की अस्तर जमाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर समाप्त होता है। ये सभी हम PDF ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है समजातीय श्रेणी क्या है। समजातीय श्रेणी क्या है, यहाँ पर उदाहरण देकर बताना है। या अल्कोहल ग्रुप के 3 सदस्यों को उनके बढ़ते हुए कार्बन परमाणु के क्रम में सजाकर उनका अणु सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखे। इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण बताना है। और दूसरा क्वेश्चन यानी अथवा में यहाँ पर दिया गया है कि अल्कोहल ग्रुप के 3 सदस्यों को उनके बढ़ते हुए कार्बन परमाणु के क्रम में सजाकर उनका अणु सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखे। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय या सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके दो क्रमागत सदस्यों में CH2 ग्रुप का अंतर होता है, जैसे एल्केन सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र। यहाँ पर इसका सूत्र लिखा गया है एल्केन का, यहाँ पर C2H2N+2 होता है। इस श्रेणी के सदस्य मीथेन, CH4 इथेन, C2H6 प्रोपेन, C3H ब्यूटेन, C4 और H यहाँ पर 10N, यहाँ पर पेंटेन दिया गया है। पेंटेन का भी सूत्र लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। और 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के यहाँ पर विसंगतियों को लिखे। तो इसका आंसर है यहाँ पर कि H का स्थान नियत नहीं,
नियत नहीं है, और दूसरा है यहाँ पर कि समस्थानिक या स्थान नियत नहीं है, और तीसरा है कि कम परमाणु भार वाले तत्व के बाद अधिक परमाणु भार वाले तत्व को रखा गया है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 36 नंबर की, पौधे हरे क्यों होते हैं। पौधे हरे क्यों होते हैं, तो इसका आंसर है क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। और 37 नंबर क्वेश्चन है कि हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं। हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य प्रकाश तथा हरित लौ की सहायता से अपने तथा जीव जगत के दूसरों जीवों के लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है, तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य प्रकाश तथा हरित लौ की सहायता से अपने तथा जीव जगत के दूसरों जीवों के लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पौधे में जलन, यहाँ पर जलन खनिज लवणों के स्वाहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होते हैं, अथवा पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है। तो इसका आंसर है कि पौधों में जाइलम से जल, फ्लोएम से खनिज लवणों का स्वाहन होता है। प्रसरणी दाब स्वाहन में महत्वपूर्ण होती हैं। काफ़ी ऊंचे पौधे में रसारोहण प्रक्रम द्वारा जल का परिवहन होता है। तो इसका आंसर काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर पूछा गया है, उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। उत्सर्जन की परिभाषा लिखना है, तो इसका आंसर है कि शरीर के उपचारिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन क्या है, तो शरीर से गंदा पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहा जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। उत्सर्जन क्या है, शरीर से जो भी मतलब कि गंदा पदार्थ होता है उसे बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। शरीर की उपचारिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ मतलब गंदा पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर है, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखिए। जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखना है, तो इसका आंसर है यहाँ पर जाइलम में पहला अंतर है कि जाइलम जल एवं खनिज लवणों को भूमि से पौधों तक पहुँचाता है। और पहला नंबर है फ्लोएम कि फ्लोएम सुक्रोज आदि पादप पत्तियों में निर्मित एटीपी यहाँ पर ऊर्जादायी तत्वों को वृक्ष के सभी भागों में स्थानांतरित करता है। दूसरा नंबर है जाइलम में कि जाइलम अवशोषण का कार्य करता है। और दूसरा नंबर है फ्लोएम में कि फ्लोएम वितरण का कार्य करता है। तो 40 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त क्या है, इसके संगठन का वर्णन कार्य के साथ करें। यहाँ पर बताना है कि रक्त क्या है और इसके संगठन का वर्णन कार्य के साथ करना है। तो इसका आंसर है कि रक्त एक तरल सरल संयोजी ऊतक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल सरल संयोजी ऊतक है। रक्त का संगठन यानी कार्य इस प्रकार है, रक्त तरल भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं और इसमें तैरते हुए कणों को कणिकाएं कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए लाल रक्त कणिका क्या है। यहाँ पर बताना है कि लाल रक्त कणिका क्या है, जिसे हम आरबीसी भी बोलते हैं। तो इसका आंसर है कि यह केंद्रक विभिन्न संरचना है, इनमें हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है जिससे रक्त का लाल रंग दिखता है। यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक है। उसके बाद है कि श्वेत रक्त कणिकाएं क्या है, जिसे हम WBC कहते हैं। तो इसका आंसर है कि यह केंद्रीय रचना है या हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। उसके बाद है पटिकाणु कोशिका क्या है, तो यह छोटे गोल यहाँ पर यह छोटे गोल रचना है, यह रक्त का थाका बनाती हैं। उसके बाद प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा यह रक्त का तरल भाग है जिसमें विभिन्न घटक तैरते रहते हैं। यहाँ पर सीरम एक रुधिर प्लाज्मा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित जंतुओं के श्वसन अंगों के नाम बताएं। निम्नलिखित जंतुओं के श्वसन अंगों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर पहला पूछा गया है मछली, दूसरा है मच्छर, तीसरा है केंचुआ और चौथा है कुत्ता और पांचवा है मनुष्य। तो यहाँ पर जंतुओं का नाम सबसे पहले लिखा गया है और इसका श्वसन अंगों के नाम इस पर लिखा गया है। तो मछली का श्वसन अंग क्या है, ऑब्जेक्ट में भी पूछा जाता है, तो गलफरे हैं। मच्छर का क्या है, तो श्वास नाल है। केंचुआ का क्या है, तो त्वचा है। कुत्ता का क्या है, तो फेफड़ा है और मनुष्य का भी फेफड़ा है। तो यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन
आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो इसका आंसर है ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपचाय को थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित करता है। यह वृद्धि संतुलन के लिए आवश्यक है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी तो गर्दन या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्र गोलक हो सकते हैं। इस रोग से बचने तथा आयोडीन की शरीर में कमी दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह दी जाती है। और 44 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारा आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? तो इसका आंसर है अम्ल पाचन क्रिया संपादित करने में सहायक प्रदान करते हैं एंड भोजन के साथ आए कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। और 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? समीकरण लिखे। तो इसका आंसर है कि सजीव जगत में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर और मिट्टी से खनिज लवण एंड जल अवशोषित कर पत्तियों में स्थित हरित लौ के सहारे ऊर्जादायक पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती हैं। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो सजीव जगत में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर और मिट्टी से खनिज लवण एंड जल अवशोषित कर पत्तियों में स्थित हरित लौ के सहारे ऊर्जादायक पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है पादप हार्मोन किसे कहते हैं? 4 पादप हार्मोन के नाम भी लिखना है। पादप हार्मोन किसे कहते हैं? 4 पादप हार्मोन के नाम भी लिखना है। तो इसका आंसर है पौधों की वृद्धि और विभेदन क्रिया को संपन्न कराने वाले पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं, जैसे जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइलिन और एसेसिकम। ये सभी क्या है? तो पादप हार्मोन है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है कि पर परागकण क्या है? पर परागकण क्या है? तो इसका आंसर है कि एक पुष्प के पराग कणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर कि परागकण किसे कहते हैं? परागकण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर है कि परागकणों के स्त्रीकेसर वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण को परागण कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर है अपमार्जकों की उपस्थिति में जलीय सूक्ष्म जीवाणुओं का अपघटन सरलता से नहीं हो पाता है, जिससे जल में लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं। परिणाम स्वरूप जलीय जीवन प्रभावित होता है। फास्फेट युक्त अपमार्जक में शैवाल अत्यधिक वृद्धि करते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला द्वारा समझाए। तो इसका आंसर है कि पोषी स्तर आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण या कड़ी पोषी स्तर कहलाता है। जलीय आहार श्रृंखला शैवाल, जलीय कीट, छोटी मछली, बड़ी मछली, और यहाँ पर स्थलीय आहार श्रृंखला घास, हिरण, यहाँ पर बाघ हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर पूछा गया है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्राविक ग्रंथियों के स्राव के समय एंड मात्रा का नियंत्रण करती हैं, इसलिए इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर परागकण एंड पर परागकण क्या है? तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर स्व परागकण इस प्रकार है और पर परागकण इस प्रकार है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, यहाँ पर साइंस का पूछा गया है कि द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर है। क्या अंतर है? तो इसका आंसर है द्विखंडन में पहला नंबर है कि इसमें एक जीव से 2 जीव बन जाता है, और पहला नंबर है बहुखंडन में कि इसमें एक जीव से 2 या 2 से अधिक जीव बन जाते हैं, और दूसरा नंबर है द्विखंडन में कि यह अनुकूल परिस्थितियों में पूर्ण होता है, और दूसरा नंबर है बहुखंडन में कि यह प्रतिकूल परिस्थितियों में पूर्ण होता है। तो यहाँ पर हम साइंस के पूरा क्वेश्चन बता दिया है। यहाँ पर हम बताए हैं 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन कल बताए हैं, और यहाँ पर लगभग 23 क्वेश्चन अभी बताए हैं, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 53 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो इसे बाहर साइंस के सब्जेक्टिव में
कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा और इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और ये फाइनली लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसके बाद कोई भी लघु उत्तरीय प्रश्न का क्लास नहीं होगा साइंस का, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक में पूछा जाता है वो हम कराएंगे, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।